वाटर के बारे में। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी कंपाउंड के बारे में, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। चलिए, क्या आप मुझे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं वाटर की? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कलरलेस। वाटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए सर वाटर इज जल्दी से। कलरलेस। सर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज, क्या बोल सकते हैं हम वाटर के बारे में? सर क्या यहाँ पर कलरलेस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? यस सर। यस सर। क्या वाटर के केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है? सर लेकिन हाँ वो सर। केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल है? कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है? सर H और क्लोरीन, फोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कल Yes, हमने sir. डिस्कस किया था ये। यस सर। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। सर। यस सर, Am I audible to everyone? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर, Hello, sir. जयदीप, Sir, साहिल, यस सर, we are audible. सर यू आर ऑडिबल। शायद सर तुमको आपकी हमारी आवाज आ आवाज रही है पर हमें आपकी मतलब आपको हमारी आवाज नहीं आ रही शायद। just सर, give me हमारी one आवाज second. आवाज नहीं आई लगता है। यो। सर सर स्क्रीन पे लिखा है क्या? यस। Okay, yeah. Now I'm able to hear you. गुड इवनिंग सर। Yeah. चलिए. सर There was some technical error. सर आवाज आ रही है? Yeah. Now it हेलो is clear. सर माइक चेक। Yes. Mic check confirmed. 1 2 3 1 2 3. Yes, confirmed. परशा Yes. Done. चलो, come back. चलिए, वाटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए। सर कलरलेस होता है, टेस्टलेस कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। सर इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। What else? क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पर? यस यस सर। सर। तो मैंने आपको बताया था, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्शनली हाई होती है। यस सर। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, इवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा हाई होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पता है आपको, वाटर इज यूज्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यस सर। यस सर, ठीक है, सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट हैज एक्सेप्शनली हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज। It has exceptionally high physical properties. For example, boiling point, freezing point, dielectric constant. सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक पैरामीटर है जो कि ये डिसाइड करता है कि कोई सॉल्वेंट किसी दूसरे सोल्यूट को अपने अंदर कितना डिसॉल्व कर पाता है, उसको कितना अपने अंदर ब्रेकअप कर पाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो वाटर का यस सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अराउंड 80 होता है, अराउंड 80 to 81, तो विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो किसी भी सॉल्वेंट का है। इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल यस सर। प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, स्ट्रक्चर की बात करते हैं वाटर की। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि अगर हम गैसियस फेज की बात करें तो गैसियस फेज में वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? इन गैसियस फेज मींस एज ए स्ट्रीम, एज स्टीम। लीनियर। लीनियर कैसे होगा? वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर कैसे हो सकता है? लीनियर कैसे हो सकता है वाटर का स्ट्रक्चर? सर ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है? पहले मुझे ये बता दो। यस सर पढ़ा है। यस सर। तो फिर ऐसे अजीबोगरीब आंसर क्यों दे रहे हो?
मुझे ये बताओ सबसे पहले कि वाटर में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर सर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं यस, और और एक लोन पेयर होता है। दो पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर होते हैं 2 सर। बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, सही है ना? यस सर। Yes, तो sir. यस सर स्ट्रक्चर कैसा Yes, होगा sir. साक्षी? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? चलिए अब बताइए मुझे, मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर भी बना दिया है यहाँ पर। अब बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा, इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? वी शेप। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलते हैं इस ज्योमेट्री को? हेड्रल। नहीं, सर वी शेप। वी शेप, यस, वी शेप या फिर बेंट शेप। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो बताइए सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल कब होता? टेट्राहेड्रल ये तब होता जब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर्स होते और 0 Yes, लोन sir. पेयर होता। ठीक है, तब उसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। और ट्राइगोनल प्लेनार कब होता? जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद 0 लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वी शेप या फिर बेंट शेप। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ Yes, पर sir. जो बॉन्ड एंगल होता है वो जनरल टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से काफी कम होता है। ठीक है, और ये होता है 104.5 डिग्रीज। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो Yes, गैसियस sir. फेस में वाटर का स्ट्रक्चर होता है बेंट शेप। वाटर एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। और जब अगर हम लिक्विड फेस की बात करें तो लिक्विड फेस में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस जो है वो एक हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है। ठीक है, बट अगर हम बहुत ही लो टेम्परेचर पर देखें तो बहुत लो टेम्परेचर पर यार ये क्यूबिकल फॉर्म में रहता है। ठीक है, और आइस की डेंसिटी वाटर से काफी कम होती है। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, अगर हम आइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है? 6. सिक्स कैसे? अथर 6 सर। 6 कैसे बनाएगा? सर क्योंकि और 2 है सर ना 4 लोन पेयर। बनाएगा ना? 4 बनाएगा, यस करेक्ट। कैसे बनाएगा 4? सर 2 लोन पेयर यूज करके। हाँ, 2 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन है। समझ पा रहे हैं 4 कैसे बनाएगा? हाँ हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है, सबको समझ में आता है 4 कैसे बनाएगा? सर सर यस बोलो। सर आपने जो सर आइस का स्ट्रक्चर वो सब बताया था सर, वापस एक बार रिपीट कीजिए ना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ लिख, पर, यस सर लिख के बताइए। देखिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at atmospheric pressure ice crystallizes in hexagonal form. Ice crystallizes in hexagonal form but at very low temperature. But at very low temperature it condenses to cubic form. It condenses to cubic form. ठीक है, और आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है। सर यस, जरूरी है कि आप क्यूबिक में हो सर, उसको कंटेनर की शेप में डालेंगे तो उस कंटेनर की शेप में हो जाएगा ना वो तो। नहीं नहीं, ये आइस तो हम उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर ज्योमेट्री जो हम बाहर से आप देख पाते हैं उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी मॉलिक्यूलर लेवल की ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं कि आइस का हम शेप नहीं बता रहे हैं। यहाँ ओके पर हम सर। क्या देख रहे हैं कि वो H2 मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़े हैं तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो देख रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। ठीक है,
अगर मैं आइस के स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो यहाँ पर जो है एक वाटर मॉलिक्यूल है, ईच वाटर मॉलिक्यूल, ईच H2O मॉलिक्यूल each water molecule forms hydrogen bonds with 4 other water molecules, और ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. It forms a 3-dimensional cage like structure. It forms a 3-dimensional cage like structure. केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसमें अंदर ही अंदर काफी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं. ठीक है, एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं, और उसी की वजह से हम बोलते हैं कि इसका डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ जाता है. वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाता है. ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बढ़ जाने की यस वजह सर। से, ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाता है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बनाता है? ये कुछ इस तरह से बनाता है यहाँ पर. तो जैसे मान लो यहाँ पर 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, इस तरह से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसी और H के साथ. ये लोन पेयर जो है किसी और H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस तरह से. समझ पा रहे हैं आप? मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. ये यस H किसी और ऑक्सीजन के साथ, और इसी तरह से ये H किसी और स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ. बनाना. स्ट्रक्चर बना सकते हो आप. ठीक है, या फिर आपको एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, आपको एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिख जाएगा. तो इस तरह से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. और जब आप 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे कि इनके बीच बीच में जो है स्पेसेस रह जाते हैं. तो ये एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी काफी कम होती है. ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट. अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर रिएक्ट्स विद ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ पर कैटेगराइज करके लिख देते हैं. नंबर 1, बताइए मुझे, वाटर एसिडिक होता है या बेसिक होता है? न्यूट्रल। Neutral. न्यूट्रल. न्यूट्रल होता है. तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है या बेस के साथ रिएक्शन करता है? सर किसी के साथ भी नहीं। सर आयन फॉर्म करने में मदद करता ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है. वाटर जो हाँ. है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है. दोनों साथ करते हैं. सॉरी, तो यस सर, दोनों साथ करते हैं सर वो रिएक्शन. यस. देखो कैसे, तो इस तरह के कंपाउंड जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर. हाँ. Yes, ठीक है, एम्फोटेरिक. Yes, sir. एम्फोटेरिक इन नेचर. तो वाटर जो है ये यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर शो करता है. कैसे? कोई रिएक्शन हम देखें इसकी. एम्फोटेरिक रिएक्शन शो करने का मतलब क्या है? इट कैन रिएक्ट या फिर इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस. It can act as both acid as well as base. ठीक है, एग्जांपल समझते हैं. जैसे मान लो मैंने लिया H2O लिक्विड, और H2O लिक्विड की रिएक्शन मैंने करवाई एक्वस अमोनिया के साथ. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ मुझे मिलेगा H3O प्लस एक्वस. सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पर जो H2O है ये अमोनिया को एक H प्लस डोनेट कर देगा. तो ये क्या बन जाएगा? OH माइनस एक्वस H माइनस।
प्लस NH4 प्लस एक्वस। अब यहाँ पर जो H2O है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह या बेस की तरह? सर सर NH4 ने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस उस पे आना चाहिए ना। NH4 ने कहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया? अमोनिया ने क्या लिया? H+ लिया ना। H2O ने अच्छा। H+ डोनेट किया। H2O ने H+ डोनेट किया, वो H+ किसने लिया? बेस ने लिया। बेस क्या था? अमोनिया। यस सर, समझ। तो H2O क्या है, एसिड या बेस? सर एसिड। सर लेकिन ये तो कोई भी ये अगर एसिड जैसा एक्ट करेगा तो सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए जहाँ पे एक सॉल्ट और वाटर आना चाहिए, लेकिन इधर वाटर फॉर्म ही नहीं हो रहा। इसीलिए तो बोलते हैं कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल है। समझ रहे हो? नेग्लिजिबल तो है, सर ऑलमोस्ट इसको क्या सर है, हम न्यूट्रल है। एम्फोटेरिक नहीं बोल सकते ना सर? नहीं, एम्फोटेरिक हम इसलिए बोल रहे हैं इसे क्योंकि ये कुछ अमाउंट में आपको H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन ये एसिडिक स्ट्रेंथ भी है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वो बहुत कम है। इसलिए आप वाटर आसानी से पी पाते हो, नहीं तो अगर आप पानी पीते तो आपको कुछ हो सकता था। यस सर। समझ रहे हो? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, बहुत कम, ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, यस इसीलिए सर। वाटर डिसोशिएट भी बहुत कम होता है। जब हम लिखते हैं कि H2O gives H+ plus OH-, तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, बहुत कम डिसोशिएट होता है। मतलब मान लो जितना वाटर था उसके सिर्फ 10⁻14 टाइम्स कम होकर आयंस बनते हैं। समझ पा रहे हो? वो सिर्फ वो 10⁻⁻14 टाइम उसका जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो बहुत कम डिसोशिएट होता है वाटर आयंस के अंदर, बहुत कम H+ और OH- देता है वो। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर H2O जो है एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम एक एग्जांपल लें जहाँ पर मैंने लिया H2O लिक्विड रिएक्ट्स विद H2S एक्वस, तो यहाँ पर H2O एक बेस की तरह बिहेव करता है और वो H+ को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? H3O प्लस एक्वस प्लस HS- एक्वस, इस तरह से। इज दिस पॉइंट क्लियर? सर हाँ बोलो। फिर से बोलो, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। रिएक्शन में एसिड अथर यू कैन टाइप मी ऑन द चैट। सर मैं नहीं हूँ सर, शिवम चौहान है। हाँ शिवम, यस सर। मुझे चैट में टाइप कर दो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, चैट में टाइप कर देना। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि किस तरह से वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। ठीक है, यस सर। चलिए एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाटर जो है वो अपने ही साथ रिएक्शन करता है। वाटर अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस या फिर सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द रिएक्शन? इट इज नोन एज ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस और सेल्फ आयनाइजेशन। सेल्फ आयनाइजेशन क्या होता है? यहाँ पर वाटर अपने ही साथ आपस में रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, हाँ तो शिवम हम कैसे पहचानेंगे कि वाटर जो है वो कब एसिड या कब बेस की तरह बिहेव कर रहा है? वो हम पहचानेंगे कि उसके साथ रिएक्शन किसकी हो रही है। ठीक है, अगर उसके साथ कोई ऐसा सब्सटेंस है जो H+ ले सकता है, जो H+ ले सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर इज बिहेविंग एज ए बेस। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो उसको H+ दे सकता है, तो हम देखेंगे कि इट इज बिहेविंग एज ए बेस। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि वाटर के साथ रिएक्शन किसकी हो रही है। ठीक है,
चलिए, ऑटो प्रोटोलिसिस या फिर सेल्फ आयनेशन क्या होता है? ऑटो प्रोटोलिसिस या फिर सेल्फ आयनेशन का मतलब है जब वाटर अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है। देखिए रिएक्शन क्या है यहाँ पर, हमने लिया H2O लिक्विड रिएक्टिंग विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिक्विड। तो एक यहाँ पर कोई भी एक H2O आप समझ लो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और कोई एक H2O यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। इस तरह से इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस और सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, एवरीवन म्यूट योरसेल्व्स if you are not having, if you don't want to speak anything। इस सर रिएक्शन ये को रिएक्शन टेक प्लेस करती है। यस ठीक है। देखो एक और चीज यहाँ पर आप समझना कि जब सर भी हम इसकी बोल कोई रहे हैं या स्पेशल शिवम बोलो, कंडीशन, सर शिवम इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन सर नहीं है? मैं नहीं हूँ। शिवम मोरे, शिवम मोरे। यस सर। सर इसके लिए कोई स्पेशल मतलब कैटलिस्ट वैसा कुछ नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, ये रिएक्शन जो है मतलब वाटर ऐसे ही अगर सिर्फ रखा है तो बहुत कम क्वांटिटी में आयनाइज हो जाता है। आयनाइज बहुत कम होता है। ठीक है, क्यों बहुत कम होता है आयनाइज, क्योंकि जब भी आप हाँ। देखेंगे तो H2O लिक्विड इट very weakly dissociates into H plus aqueous and OH minus aqueous। ये बहुत वीक डिसोसिएशन होता है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कि वो बहुत ही कम होता है, इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 टू द पावर माइनस 14 होता है, मतलब बहुत ही कम। ठीक है, बहुत कम ये आयंस में टूटता है। इज दिस सर पॉइंट क्लियर? कॉन्जुगेट एसिड मतलब? हाँ देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो H2O का मॉलिक्यूल था ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर ये एसिड की तरह बिहेव किया मतलब इसने H प्लस दिया, तो जब इसने H प्लस दिया तो अब ये क्या बन जाएगा, OH माइनस। जब इसने H प्लस लूज किया तो ये क्या बन जाएगा, OH माइनस। अगर ये H प्लस लूज करता है तभी तो इसको हम एसिड बोलेंगे ना, तो इसको बोला एसिड। कोई भी एसिड, सिर्फ वाटर नहीं, कोई भी एसिड, कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है फिर जो आयन बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, कोई भी बेस जब वो H प्लस गेन करता है, कोई भी बेस जब वो H प्लस गेन करता है या फिर OH माइनस लूज करता है तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है ये पॉइंट सबको? एसिड जब H प्लस लूज करता है तो जो बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। बेस जब OH माइनस लूज करता है या H प्लस गेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। इज सर दिस बेस क्लियर? जब करते तभी कॉन्जुगेट एसिड और जब एसिड करते तभी कॉन्जुगेट बेस। करेक्ट। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शंस। सर वो कॉन्जुगेट एसिड और बेस का फिर से समझाओ ना। बहुत सिंपल चीज है, कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करे तो जो बनेगा उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कोई भी बेस जब अपना OH माइनस आयन लूज करे या फिर H प्लस गेन करे तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर ओके है? सर। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का CH3COH, तो CH3COH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बताओ? COH। अरे कैसे COH? सर लिखो तो सर। अरे देखो जैसे मान लो मैंने लिया, जैसे मान लो मैंने एसिड लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH। CH3COH। ठीक है, तो CH3COH जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये बनाएगा। यस सर। अब ये क्या है, एसिड। जब एसिड ने एक H प्लस लूज कर लिया तो क्या बना, ये बना।
यस इसी सर, को बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। इसी तरह मान लो अगर मैंने लिया NaOH, NaOH जब टूटा तो क्या बना? Na प्लस एंड OH OH माइनस। माइनस। तो ये NaOH क्या है? एक बेस है। ठीक है, NaOH एक बेस है, तो Na प्लस क्या होगा? Conjugate Acid. acid. कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड। एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। ये वाटर किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है, या फिर कुछ और रिएक्शन जो यहाँ पर वाटर शो करता है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स react with water to liberate hydrogen gas. फॉर एग्जाम्पल सोडियम लिया मैंने, सोडियम, तो जब मैंने सोडियम की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है और क्या मिलेगा आपको? NaOH एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से यहाँ पर सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो आप मुझे बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या रिएक्शन होती है? व्हाट इज द रिएक्शन व्हिच अकर्स इन फोटोसिंथेसिस? Sir, CO2 plus water in presence of sunlight gives us glucose plus glucose, oxygen or water. Sir, can you scroll up? ठीक है, ये रिएक्शन होती है यहाँ पर। ये रिएक्शन मिलेगी आपको, इसको मैंने बैलेंस करके लिख दिया है यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैंने बात की विद फ्लोरीन। Sir, हाँ बोलो। sir scroll कीजिए ना। अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन देखूं हाइड्रोजन की, सॉरी वाटर की, तो क्या मिलेगा मुझे? मैंने लिखा 2H2O लिक्विड प्लस 2F2 गैस, इट विल गिव मी 4H प्लस एक्वस प्लस 4F माइनस एक्वस। मतलब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बेसिकली 4HF। ठीक है, यस सर। और साथ में क्या मिल गया मुझे? O2। इस तरह की रिएक्शन हो गई है। एक रिएक्शन वाटर इस तरह की शो करता है, ठीक है, जहां पर ये किसी को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसी को रिड्यूस कर देता है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस और रेडॉक्स में फर्क क्या होता है? देखो फर्क क्या होता है यहाँ पर। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जिस किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हुआ, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस क्यों? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन की उसने। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाटर क्यों शो कर पाता है? इसलिए शो कर पाता है क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से वो काफी सारे आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, उनको हाइड्रोलाइज कर देता है। जो आयनिक कंपाउंड्स उनको तो अंदर क्या कर लेगा? डिसॉल्व कर लेगा। आयनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज नहीं करता है, आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज कर देता है। समझ में आया डिफरेंस? सर मेन डिफरेंस ये है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज
नहीं करता और वो करता है बस। हाँ देखो, जब हमने लिया नहीं, जब कोई डिसॉल्व भी हुआ तो उस केस में भी जब कोई डिसॉल्व भी हुआ तो डिसॉल्व होने में भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। सिर्फ जब वो रेडॉक्स रिएक्शन करता है तभी उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है। डिसॉल्व करे या फिर हाइड्रोलाइज करे, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ओके सर। ठीक है। यस सर। जैसे जैसे मान लो अगर मैंने देश का नमक देश के पानी में डाल दिया तो बताओ क्या होगा? हाइड्रोलिसिस नहीं, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। देखो, तो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने लिखा P4O10। ठीक है। P4O10 की रिएक्शन जब मैंने वाटर के साथ करवाई तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा 4H3PO4। 4H3PO4। देखो, मुझे बताओ P4O10 के अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? P4O10 के अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, और यहाँ पर H3PO4 के अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। सर 4 कितना आया? वाले में P4O10 में कितना आया? P4O10 सर 4 दोनों तरफ। नहीं, 4 नहीं आएगा। फिर से चेक करो। +1 आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हो। सर 1-1 आता है ना शायद। ये तो और भी महानता हो गई हमारी। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हो आप सही से। 7 5 यस। सर 5 हाँ 5 होगा। ठीक है, गुड। दोनों में कितना है? 5। सर यहाँ कैसे पर निकाला सर, वापस बताओ ना एक बार। अभी तक बताया क्या मैंने? जो वापस बताओ। हाँ सर, मतलब आपने देखो, मैंने आपको कल बताया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लो? x। ठीक है। तो मैंने फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x। तो मेरे पास कितने फास्फोरस के एटम्स हैं? 4। तो 4x। ठीक है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 2। -2। +2 हाँ -2 -2। -2 होता है ना। तो यस फिर सर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? मैं लिखा 4x + 10 × -2 इज इक्वल टू, बताओ इस P4O10 पर कोई चार्ज है क्या? नो सर तो नो इक्वल सर। टू 0। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 4x इज इक्वल टू 20। 5। तो x कितना आ गया? +5। इस तरह से। ठीक है। सर ऐसे ही H3PO4 में भी चेक करना पड़ेगा ना? हाँ, तो बस यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लोगे आप? मैंने बताया था, जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। +1 या +1 -1? +1 होता है। +1। ठीक है, +1 लूंगा मैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन का क्या लूंगा? -2। यस सर। उस तरह से। ठीक है। यस सर, समझ गए। चलो, ऑक्सीजन जो है वो मेनली आपके पास 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑक्सीजन शोज 4 ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है। क्या क्या शो करता है? अगर वो सुपर ऑक्साइड के केस में है, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इधर साइड में लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर हमने लिया O2, अगर O2 लिया मैंने, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ? 0। माइनस अच्छा 0 0 है ना, न्यूट्रल है O2 तो। यस सर अगर अगर मैंने लिया सुपर ऑक्साइड, अगर मैंने लिया यहाँ पर सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? सुपर ऑक्साइड किसे कहते हैं हम? सुपर ऑक्साइड इसे कहते हैं O2 - 1। O2 - 1। तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा आपका? माइनस -1/2। 1। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का होता है। हाँ सर, हाँ 2 आइटम्स यहाँ पे तो हाफ हो जाएगा। ये हुआ सुपर ऑक्साइड। और क्या होता है हमारे पास? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होता है? पर ऑक्साइड का मतलब होता है O2 2-। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया?
-1। -1। और जो मोस्ट जनरल हम यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर वो होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है? O2-। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? -2। -2। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बोलो, समझ में आ गया? सर यस थोड़ा सर। नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, चलो एक सर रिएक्शन 5 मिनट सर रुको। और लिख देता हूँ आपके लिए यहीं पर, आप साथ साथ में लिखते जाइए। मैंने लिया N3- एक्वस। ठीक है, N3- को जब मैंने हाइड्रोलाइज किया H2O के साथ तो मुझे क्या मिलेगा इस बार? इस बार मुझे मिला अमोनिया NH3 गैसियस प्लस साथ में मुझे क्या मिला? OH-, 3OH- एक्वस। इस तरह से। तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। सर आप प्लीज ये वाला एक बार बता सकते हैं क्या फिर से, ये 4x + 10 × -2 वाला? What is the doubt in this, Manav? Sir, I'm not getting this equation which I've made, sir. देखो, सर अटक सा गया था बीच में फिर। कोई भी जनरल अगर कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ तो उसमें ऑक्सीजन इज बिहेविंग एज ए ऑक्साइड आयन। अगर लिखा नहीं है क्वेश्चन में तो मोस्ट ऑफन जो कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ उनमें ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑक्साइड की फॉर्म में है तो मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना पता है मुझे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बाय डिफॉल्ट कितना लूंगा मैं? -2। तो बस ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, P4O10 इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है आपको, है ना? तो फास्फोरस, अब इसके सारे एटम्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर दो। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स विल बी इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द कंपाउंड। बस वही मैंने यहाँ पे किया। कितने फास्फोरस है? 4। हर एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर x, तो मैं लिखा 4x प्लस 10 ऑक्सीजन है मेरे पास, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 4x + 10 × -2। बताओ इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, तो इक्वल टू 0। बस यहाँ से मैंने x निकाल लिया, x आ गया +5। क्लियर है? तो फिर सर x को लाइक हम लोग P4O10 का चार्ज मानेंगे या फिर H3PO4 का? नहीं, x तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है। x क्या है? तो फास्फोरस सर का x की ऑक्सीडेशन वैल्यू नंबर। +-5। x की वैल्यू +- थोड़ी तो है, सिर्फ +5 है ना, यस सर। सिर्फ +5 आया है ना हमारे पास। तो बस आपको ये इक्वेशन यस लिखना है, सर। इक्वेशन सॉल्व करना है, और जो वैल्यू x की आएगी वही सर उसका ऑक्सीडेशन -2 नंबर क्यों है। किया है सर? वो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना -2, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। सर तो फिर इसमें हर एक इसका अलग अलग निकालना होगा कंपाउंड का। मतलब सर लाइक P4O10 का अलग से, फिर 6H2O का अलग से, फिर H3PO4 का अलग से, वैसे। H2O का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, H2O तो एक सॉल्वेंट है ना, बस वो तो हाइड्रोलाइज यस कर सर, रहा है इन सब सबको। H3PO4 का। हाँ, तो बस अब यहाँ पे आप H3PO4 का भी निकाल के चेक कर लो इसी तरीके से। हाइड्रोजन का, जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने लिखा 3 × +1। 3 × +1 मुझे फास्फोरस का निकालना था तो मैंने उसका मान लिया x। एक ही फास्फोरस है मेरे पास, x प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2, दिस इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से मेरा x कितना आ गया, x इक्वल्स टू 8 माइनस 3, ये कितना आ गया +5। और सर जो आगे 4 है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कौन सा 4 H3PO4? हाँ सर। ये तो सर स्टोइचियोमेट्रिक मैंने कोफिशिएंट है, +1 क्यों किया? ये तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है, मॉलिक्यूल तो सिर्फ इतना है, ये मॉलिक्यूल है। अच्छा ओके सर। सर हमने 3 में +1 क्यों किया? अरे हाइड्रोजन मतलब कितने हैं, मल्टीपल। कितने हाइड्रोजन है सर मेरे 3, पास? सर 3 3। है, उस यस हाइड्रोजन सर। का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। ओके नॉन सर। मेटल्स के साथ रिएक्ट। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। ओके अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ है मान लो गलती से, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लूंगा मैं, -1। यस सर। सर कंटिन्यू कर सकते सर। ठीक है, चलो तो ये रिएक्शन मैंने आपको कौन सी बताई, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। म्यूट योरसेल्व्स एवरीवन। ये मैंने आपको बताया हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट फॉर्मेशन, देखो हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या होता है कि जब भी हम, बहुत सारे केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि ड्यू टू एसोसिएशन विद वाटर, ड्यू टू एसोसिएशन विद वाटर from aqueous solutions, many salts can be crystallized as hydrated salts। कि बहुत सारे salts ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ दोस्ती बनाकर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं यहाँ पर, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लू विट्रियोल का। सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले क्या? हाँ, ब्लू विट्रियोल क्या होता है बताओ? सर C2SO4 CaSO4 या नहीं CaSO4.5 अच्छा हाँ नहीं CuSO4 5H2O CuSO4.5H2O। 5H2O तो ये कौन से कलर का होता है? ब्लू। ब्लू। ब्लू कलर का। तो देखो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना? यस सर। CuSO4.5H2। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो ना डेफिनेशन। कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। CuSO4.5H2 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो। तो ये जो CuSO4.5H2 है ये कुछ इस तरह से रहता है, CuH2O4 होल 2 प्लस SO4 2 माइनस डॉट H2O, ये कुछ इस तरह से रहता है। इसका मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल रहता है होता है कॉपर 2 प्लस, ये कॉपर 2 प्लस यहाँ पर 4 हाइड्रो H2O से गिरा हुआ रहता है इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो ये जो कॉपर 2 प्लस है इसको 4 H2O मॉलिक्यूल्स इस तरह से चारों तरफ से घेर के रखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस तरह से। तो ये जो है पूरा, ये क्या है मेरा CuH2O4 2 प्लस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। क्या मैं इसको मिटा दूं फिर से? यस सर। यस सर। देखो मैं आपको बस खाली ये 2 H2O मिटा के दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी सारा एज इट इज रखता हूँ मैं। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया OH और यहाँ पे भी मैंने इस H2O को ऐसे लिख दिया OHH, ठीक है। तो अब एक कुछ चीज आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना कि एक और जो H2O मॉलिक्यूल मैंने बाहर लिखा था वो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरह से। ये इस H और ये O इनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये जो H है ये यहाँ पर इस SO4 2 माइनस से मिलके रहते हैं यहाँ पर इस तरह से।
तो ये स्ट्रक्चर होता है वास्तव में CuSO4.5H2O का। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप कि जो सेंट्रल कॉपर 2+ मेटल एटम है, मेटल आयन है, वो 4 H2O मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के है, और जो एक H2O मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए नोट रखने के लिए? द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट हियर सर इज, हाइड्रोजन बॉन्ड किसने बनाया है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड कितने वाटर, ऐसे बताओ मुझे कितने वाटर मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 4 4 कैसे दिख 3 रहे हैं? 3 Sir, 3 सर। 3 कैसे दिख रहे हैं? सर 2। ओनली 1। 1. हाँ 5 से 1 पे आ गए। सर कौन सा है फिर वो? कौन सा है जो बीच वाला, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है? कॉम्प्लेक्स के बाहर सर वो सर्कल करो ना उसको। सर कॉम्प्लेक्स वो के बाहर, डॉटेड लाइंस वाला। कॉम्प्लेक्स के बाहर आप देख पा रहे हो यस सर। ये वाला? सर पर बाकी के भी तो उसके साथ जुड़े हुए हैं ना। बाकी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं ना, जो बाकी H2O फिर सर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है ना इधर तो फिर सर। हाँ, लेकिन ऐसा कौन सा वाटर मॉलिक्यूल है जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? एक। सर एक वाटर मॉलिक्यूल है लेकिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। हाँ, सर एक ये कौन सर सा आपने मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सर ये ऐसे कौन सा कितने? मॉलिक्यूल है? ये है हमारा CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, इन ब्लू विट्रियोल, इन ब्लू विट्रियोल देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इन ब्लू विट्रियोल that is CuSO4.5H2O. In blue vitriol, 4 H2O molecules are directly attached to central metal atom through coordinate bond. And only one H2O molecule through hydrogen bond. समझ में आया पॉइंट? यस सर। ये तो आपको समझ में आया डायग्राम के थ्रू। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, कॉपर के साथ ऐसा क्यों हो गया? देखो, आपको पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Sir, कॉपर 29. 29 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? Sir, AR 3D10 4S1. आर्गन 3D10 4S1, ठीक है, ये होगा। अब हमारे पास कॉपर 2+ की फॉर्म में है। अगर कॉपर 2+ की फॉर्म में है तो मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगा इसका? 3D9 3D9. 4S0। समझ में आता है? यस 0. सर। इसको अगर मैं ऑर्बिटल्स की फॉर्म में यहाँ पर बना के दिखाऊं, अगर मैं इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये कैसा होगा? देखो, 3D9 मतलब कुछ इस तरह से हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। 4S इसका खाली है। 4S के बाद में क्या आता है?
4 नहीं 4p 4p भी खाली है। समझ में आता है? 4p भी यहाँ पर अच्छा खाली है। तो अगर 4p भी खाली है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूट योरसेल्व्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जो भी हमारे पास बॉन्ड बनाने वाला है मॉलिक्यूल, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना मतलब एक लोन पेयर को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर 4s के अंदर और 4p के इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक H2O मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर देता है। तो बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 4। 4। समझ में आया 4 क्यों 4 बनते हैं? यस तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर के साथ सीधे बनते हैं और एक बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, यस चलो तो ये हो गई बात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट हार्डनेस ऑफ वाटर। बताइए मुझे हार्ड वाटर से आप क्या समझते हैं? सर जिसमें मैग्नीशियम और इसमें साल्ट्स प्रेजेंट हो, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हो। और क्या समझते हैं आप हार्ड वाटर से? जो झाग नहीं देता पानी में। पानी में? नहीं सर मतलब पानी में तो वैसे भी झाग नहीं होते हैं। से सर कपड़े लेदर धोते हुए फॉर्म नहीं मिलती करता है ना। सर। हाँ मतलब हाँ सोप, भाई, सोप के साथ झाग नहीं देता। हाँ सर भाई। ठीक है, तो आप कपड़े धोने के लिए कौन सा पानी यूज करते हैं? अब सर ऐसा मत घर बोलना में कि सॉफ्ट वाटर। अब ऐसा मत बोलना कि सर हम तो कॉर्पोरेशन कपड़े ही नहीं वाला, धोते हैं। ऐसा मत बोलना कि सर हम कपड़े ही नहीं धोते हैं। सर कॉर्पोरेशन वाला। कॉर्पोरेशन वाला यूज करते हैं। तो कॉर्पोरेशन वाला कौन सा आता है, सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट सर वाटर। टेम्पररी हार्ड, सर टेम्पररी हार्डनेस वाला। टेम्परेरी हार्डनेस वाला आता है क्या तुम्हारे घर पे? पता नहीं सर, गेस पता नहीं। पता नहीं तो क्यों बोलता। देखो गेस मारने में किसका जा रहा है? चलो ठीक है, देखो गैस नहीं मारना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका मान अगर अगर आपके पास हार्ड वाटर है तो आप उसकी हार्डनेस कैसे रिमूव करोगे? डिटर्जेंट यूज करके। सर डिटर्जेंट यूज। टेम्पररी हार्डनेस तो बॉइलिंग से निकल जाती है ना, ओके, और जो परमानेंट वाली होती है उसको हम लाइम वाटर का ट्रीटमेंट ऐसा कुछ होता है शायद। हाँ लाइम वाटर से भी हम टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करते हैं। और याद नहीं आ रहा सर अभी। चलो तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सब कुछ। ठीक है, अब ध्यान दो, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू hardness of water is caused due to presence of calcium 2 plus and magnesium 2 plus salts। ठीक है, कौन से सॉल्ट्स होते हैं मेनली यहाँ पर? बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, इन सॉल्ट्स की वजह से वाटर में हार्डनेस होती है। ठीक है, हार्डनेस का मतलब क्या है? दैट द हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस सर थोड़ा सा ऊपर scroll। that the hard water does not produce or form leather with soap। ठीक है, डिटर्जेंट यूज करने से हार्डनेस रिमूव नहीं होती है। डिटर्जेंट यूज करने से क्या होता है कि फोम जनरेट हो जाता है, लेदर जनरेट हो जाता है। हार्ड वाटर भी है, थोड़ा बहुत लेदर जनरेट हो जाता है, इसलिए डिटर्जेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस फोम या लेदर विद सोप। क्यों, ऐसा क्या होता है सोप के अंदर? सोप के अंदर ऐसा क्या होता है? सर वो उसके थोड़ा अंदर जो स्क्रॉल डाउन करना।
सर जो उसका वो वो उसका क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट वो उसका सीन है। हाँ देखो सोप के अंदर क्या होता है, वाटर लविंग वाटर हिटिंग सर जो टेल होती है वो आयनिक। वाटर यस यस ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सोप कंटेन्स सोडियम स्टीयरेट आयंस, सोप कंटेन्स सोडियम स्टीयरेट आयंस। आप किसी भी सोप के कंपोजिशन में ये चीज देख सकते हो, सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट का मतलब होता है C17H35COO माइनस, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। सर ये हेड पार्ट है ना उसका? इसमें दोनों पार्ट्स हैं, ये जो है आप बोल सकते हो हेड पार्ट, एक बोल सकते हो आप टेल पार्ट, ठीक है। जो भी आयनिक पार्ट है, जो आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो नॉन आयनिक पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। सर स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, सोप के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं वाटर की, तो हमारे पास होता क्या है यस सर। कि जब हमारे पास कोई भी मेटल आयंस है उसके अंदर कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+, तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने लिया C17H35COO माइनस Na+, ये लिया मैंने पास एक्वस मीडियम है, और मैंने इसकी रिएक्शन की M2+ के साथ। M2+ क्या है, कैल्शियम भी हो सकता है मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा C17H35COO ट्वाइस M। इस तरह से यहाँ पर एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और उसी की वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पर लेदर जनरेट नहीं होता, ठीक है। ये होता है हार्ड वाटर की वजह से। तो इसीलिए जो है हार्ड वाटर हम लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, और तो और हार्ड वाटर हम बॉयलर्स में भी यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो प्रेसिपिटेट हुआ ये बॉयलर्स की अंदर वाली सरफेस पे एक लेयर की फॉर्म में चिपक जाता है, और उसको बोलते हैं स्केल। तो ये स्केल्स बना देता है सरफेस के, और सरफेस को अंदर से खराब कर देता है, इसीलिए हम बॉयलर्स में हार्ड वाटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे बॉयलर्स की एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है हार्ड वाटर यूज करने से। तो ये जो हार्डनेस है हमारे पास, ये हार्डनेस दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है दो तरह की हार्डनेस? टेम्पररी एंड परमानेंट। परमानेंट। परमानेंट दोनों में फर्क क्या है, इसे टेम्परेरी और परमानेंट क्यों बोला जाता है? नंबर 1 टेम्परेरी हार्डनेस, नंबर 2 परमानेंट हार्डनेस। ये परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए हार्ड वाटर ही बना रहेगा, बस इसका मतलब ये है कि टेम्परेरी हार्डनेस वो होती है जो आसानी से रिमूव हो जाती है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऐसा नहीं कि वो रिमूव होती नहीं है, हमेशा रहती है, ये मतलब नहीं है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है कि वो इजी आसान मेथड से रिमूव नहीं कर पाते हम उसे, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं, बस ये फर्क है, ठीक है। चलो इसे हम 1 बाय 1 यहाँ पे आगे लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस की। तो सबसे पहला मैंने लिया यहाँ पर टेम्परेरी हार्डनेस। देखो समझने की कोशिश करना, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, मतलब CaHCO3 ट्वाइस, ये होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स।
और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? MgHCO3 ट्वाइस। तो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और क्या होता है टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर? इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी इजीली रिमूव्ड, it can be easily removed by simple methods. It can be easily removed by simple methods. What are the simple methods? इसमें मैंने पहला लिया boiling. अगर आप हार्ड वाटर को, अगर आप टेम्परेरी हार्डनेस वाले वाटर को सिर्फ बॉईल करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होने का मतलब क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होने का मतलब है कि जो चीजें हार्डनेस कॉज करती हैं वो चीजें बाहर निकल जाती है। हार्डनेस कौन कॉज कर रहा है यहाँ पर? मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+। ये जो आयंस हैं, यही दो आयंस हार्डनेस कॉज कर रहे हैं बेसिकली। यस सर। तो इन आयंस को अगर आप धक्का मार के बाहर निकाल दो तो जो पानी बच जाएगा वो कैसा पानी होगा? हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर। तो जैसे मान लो मैंने लिया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और इसको मैंने बॉईल किया, ठीक है। जब इसको मैंने बॉईल किया तो यहाँ पर क्या होगा? MgOH ट्वाइस। ये जो है ये प्रेसिपिटेट होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, तो ये पानी से अलग हो जाता है। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। जो मैग्नीशियम आयंस थे वो यहाँ पे बाहर निकल गए, ठीक है। और CO2 गैस यहाँ पर अलग हो गई। तो इस तरह से जो पानी बचा अब वो मैग्नीशियम 2+ आयंस के बिना है, तो मतलब वो क्या हो गया? सॉफ्ट वाटर। सॉरी, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हमने बॉईल किया तो हमारे पास मैग्नीशियम 2+ आयंस की इम्प्योरिटी रिमूव हो गई। सेम वर्क्स विद कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बॉईल किया तो आपके पास क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इनसॉल्युबल है वो फिल्टर होकर अलग हो जाएगा और आपके पास इधर CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है बॉइलिंग? यस सर। सर ऊपर सेकंड, वाली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इनसोल्युबल होते हैं। यस, ये फिल्टर आउट हो जाता है, इसको हम अलग कर लेते हैं फिल्टर करके, और CO2 तो गैस है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। Second method which we use here for removal of temporary hardness is known as Clark's method. Clark's method. Clark's method में हम क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and magnesium hydroxide impurities can be filtered out. These impurities can be filtered out. If impurities आप अलग कर पाते हो कैसे? Can be filtered out by adding a certain amount of lime, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लो मैंने लिया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस, इसमें मैंने ऐड कर दिया कुछ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया? जो भी इम्प्योरिटीज थी उनको बाहर निकाल दिया। कैसे? ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास हार्ड वाटर कॉज नहीं करता है, क्या कॉज करता है हार्ड वाटर? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट को इसने तोड़ दिया और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसोल्युबल बन गया, उसको हमने फिल्टर आउट कर लिया। और क्या बचा हमारे पास? और हमारे पास बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना हमारे पास, ये भी हमारे पास इनसोल्युबल था और ये फिल्टर आउट हो गया। और जो बचा वो क्या था हमारे पास? सॉफ्ट वाटर। इज दिस क्लियर? ठीक है। इसी यस तरह सर। अगर मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ इसे ट्रीट करता तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता था? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जब हमने अंदर डाला लाइम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया फिल्टर्ड आउट और आपके पास क्या बच गया? सॉफ्ट वाटर। इस तरह से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। अब बारी आती है परमानेंट हार्डनेस की। तो अब हमने लिया परमानेंट हार्डनेस। देखो परमानेंट हार्डनेस हम कैसे रिमूव कर पाएंगे, और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, कौन से सॉल्ट्स? बाइकार्बोनेट छोड़ के सर। सर क्लोराइड, सल्फाइड क्लोराइड्स। यस सर, क्लोराइड और सल्फाइड। सल्फाइड्स नहीं, सल्फेट्स, ठीक है। हाँ सर इट सर। इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ calcium 2 plus and magnesium 2 plus sulfates and chlorides in water. और ये रिमूव कैसे होंगे? It can be removed only by special methods. कुछ स्पेशल मेथड्स हमें यहाँ पर एम्प्लॉय करने होते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द स्पेशल मेथड्स? नंबर 1, जैसे मान लो एक तरीका मैंने लिया ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते हैं? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा क्या होता है? क्या होता है वॉशिंग सोडा, बताइए। Na2CO3। Na2CO3, ठीक है। तो अगर हम मान लो आपके पास क्लोराइड्स हैं, तो क्लोराइड्स पर जब आपने डाला Na2CO3, तो बेसिकली फंडा क्या है हार्डनेस रिमूव करने का, कि जो कैटायंस हार्डनेस कॉज करते हैं आप उनको बाहर निकाल दो, बस आपको इतना करना है। तो जब आपने क्लोराइड्स के अंदर वॉशिंग सोडा डाला तो क्या होगा, यहाँ पर जो हार्डनेस कौन कॉज करता है? मेटल। मेटल के जो आयन्स हैं वो हार्डनेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर दो, Na2CO3 के साथ जब उसकी रिएक्शन कराओगे तो मेटल कार्बोनेट बन के वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन हमने यहाँ पर की कि जो मेटल कार्बोनेट था MCO3, इसको हमने प्रेसिपिटेट कर दिया, और बाकी क्या बचा आपके पास? NaCl। ये NaCl तो हार्डनेस कॉज नहीं करता है, ठीक है। सेम थिंग अगर मैंने मान लो लिया सल्फेट्स MSO4, अगर मैंने सल्फेट्स लिए इस बार, तो अगर मैंने रिएक्शन करवाई फिर से Na2CO3 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बार फिर से हमारे पास यही होगा, ये इनसॉल्युबल बन के बाहर निकल जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा? Na2SO4, जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ये एक तरीका हुआ हार्डनेस रिमूव करने का, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का। ये तरीका सबको समझ में आता है? यस सर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। सेकंड मेथड होता है हमारे पास काल्गन्स मेथड। इसको बोलते हैं काल्गन्स मेथड। ये काल्गन एक कंपाउंड का नाम है, ठीक है। काल्गन होता क्या है? इसी का एक और नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। जयदीप, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसी कंपाउंड को बोलते हैं काल्गन। होता क्या है ये? Na6P6O18, Na6P6O18, इसको बोलते हैं काल्गन, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारे मेटल्स हार्डनेस कॉज कर रहे हैं पानी के अंदर, उनको हम बाहर निकाल दें, मतलब उनको हम किसी और आयन के साथ एक्सचेंज कर दें, तो वो मेटल्स पानी में ना रहें, बस ये काम है हमारा। तो हमने क्या किया, हमने ये काल्गन जो है Na6P6O18, तो ये जो काल्गन है ये डिसोशिएट हुआ और हमें क्या मिला? 2Na प्लस प्लस Na4P6O18 2 माइनस, ठीक है। अब जो हमारे पास मेटल आयंस थे M2 प्लस, ये M2 प्लस जो है ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा Na4P6O18 2 माइनस, इसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा और ये क्या बना लेगा? सॉल्युबल सॉल्ट बना लेगा कुछ इस तरह से, Na2
MP6O18 2-। इस तरह से यहाँ पर एक सॉल्युबल सॉल्ट बन गया और कौन से आयंस बच गए इस बार 2Na+। तो जो मेटल हार्डनेस कॉज कर रहा था वो यहाँ पर बाहर निकल गया। ठीक है, ये होता है काल्गन्स मेथड। नेक्स्ट तरीका हम देखते हैं। सेकंड तरीका जो हम यहाँ पर यूज करते हैं इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। सर यस बोलो। सर चैप्टर नंबर क्या है सर? चैप्टर नंबर क्या है मतलब? सर इस चैप्टर का नंबर पूछ रहा था। बुक में इंडेक्स में लिखा होगा ना, देख ले। चैप्टर नंबर 2 होगा आपकी एनसीईआरटी में, पार्ट 2 के अंदर। सर सेकंड बुक ना? हाँ, पार्ट 2 के अंदर सेकंड चैप्टर होगा। ठीक है, देखो एक तरीका क्या होता है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड। ये सेम तरीका है। बेसिकली जो आयंस हार्डनेस कॉज कर रहे हैं आप उन आयंस को बाहर निकाल दो। जो आयंस हार्डनेस कॉज कर रहे हैं उसको आप पानी से बाहर निकाल दो। तो इस आयन एक्सचेंज मेथड में हम यहाँ पर एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जियोलाइट। दिस सब्सटेंस इज नोन एज जियोलाइट, या फिर इसको परम्यूटेट भी कहा जाता है। ठीक है, देखो आप ध्यान देना, ये जियोलाइट होता क्या है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2Al2SI2O8.XH2O। इस कंपाउंड को बोलते हैं जियोलाइट। ठीक है, या फिर हाइड्रेटेड सोडियम अल्यूमिनियम सिलिकेट। अब ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा ध्यान देना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2NaLSiO4। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो सोडियम के अलावा बाकी सब कुछ था उसको मैंने ऐसे नाम दे दिया 2NaZ। इसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, अब जब इस कंपाउंड की हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, मेनली हार्ड वाटर के साथ, तो ये क्या करता है, हमने यहाँ पर क्या लिया 2NaZ। ये जियोलाइट मैंने यूज किया हार्ड वाटर के साथ। 2NaZ प्लस जो मान लो हमारे पास मेटल आयंस थे जो कि हार्डनेस कॉज कर रहे थे, कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आयंस, जब उसके साथ हमने इसकी रिएक्शन की तो यहाँ पर ये आयंस जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो गए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखो ये जो हमारे पास जियोलाइट था, जब इसकी रिएक्शन हमने करवाई हार्ड वाटर के साथ तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेटल था वो इसके साथ प्रेसिपिटेट हो गया और आपके पास क्या बन गया Mz2 प्लस 2Na+ आयंस। तो जो पहले हमारे पास M2+ आयंस थे वो अब किससे रिप्लेस हो गए, Na+ आयंस से। तो हार्डनेस रिमूव हो गई। सर Z क्या है? Z क्या है, Z ये है पार्ट है, इस वाले पार्ट को हमने नाम दिया था Z, इस वाले पार्ट को। ओके सर। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इस तरह से आप हार्डनेस यहाँ पे रिमूव कर पाते हो। ठीक है, ये एक तरीका हुआ आयन एक्सचेंज मेथड जिसमें हम जियोलाइट या फिर परम्यूटेट यूज करते हैं। अब आयन एक्सचेंज मेथड एक और तरीके से किया जा सकता है जिसमें हम सिंथेटिक रेजिन्स यूज करते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड बेसिकली किसी भी आयन एक्सचेंज मेथड में आपको यही ध्यान रखना है कि जो आयंस हार्डनेस कॉज करते हैं उनको आप रिमूव कर दो। ठीक है, सो एवरीवन यू कैन start putting your attendance in the chat box. अब इस केस में मैं क्या यूज कर रहा हूं, यूजिंग सिंथेटिक रेजिन्स। नाउ आई एम पुटिंग हियर सिंथेटिक रेजिन्स। ये इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये जो रेजिन्स होते हैं, अब पहली बार आपने यूज किया, इन्होंने आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया अपने सरफेस पर। ठीक है, दूसरी बार अगर आपको फिर से इसे यूज करना है इन रेजिन्स को, तो आप इन रेजिन्स को वॉश करके उसको फिर से क्लीन करके उसको फिर से यूज कर सकते हो। ये फायदा है इनका। ठीक है, तो हमारे पास ये रेजिन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, दूसरे होते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन।
कैटायन एक्सचेंज रेजिन का मतलब है जो कैटायंस को एक्सचेंज करते हैं, और एनायन एक्सचेंज रेजिन का मतलब है जो एनायंस को एक्सचेंज करते हैं। कैसे होता है ये जरा देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो रेजिन्स है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये सारे एसिड्स हैं, ये सारे कोई एसिडिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें H होता है। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर COH या फिर SO3H ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे ग्रुप को हम इस तरह से डिनोट करते हैं RH। इसका मतलब जरा समझना, कैटायन एक्सचेंज, इसका मतलब जो भी कोई हार्ड वाटर में कैटायन प्रेजेंट होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे इस बार? H+ से। H+ से हम उन कैटायन को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, तो हार्डनेस कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास यूज करते हैं हम एनायन एक्सचेंज रेजिन। इसी तरह हम यूज करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एनायन एक्सचेंज रेजिन्स क्या होते हैं? ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर OH- होता है। तो OH- से हम यहाँ पर किसी एनायन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन आयन एक्सचेंज रेजिन से हम वाटर के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको, यहाँ पे हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा कंपार्टमेंट होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन में सबसे पहले हमने हार्ड वाटर डाला तो उसके कैटायन से एक्सचेंज हो गए, और फिर वही फिर इधर से हमने हार्ड वाटर जो है वो डाला एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर, उसमें एनायन एक्सचेंज हो गए। फिर जो हार्ड वाटर बाहर निकला वो हमें मिल जाता है सॉफ्ट वाटर। फिर जो पानी बाहर निकलता है वो होता है सॉफ्ट वाटर। देखो रिएक्शन क्या होती है, मैं आपको सर रिएक्शन, हाँ बोलो। सर रेजिन का मतलब क्या होगा? रेजिन का मतलब क्या होता रेजिन है? का मतलब आप जैसे समझ लो एक तरह का सॉफ्ट बेड टाइप ऑफ होता है, बेड। जैसे मान लो आप स्पंज समझ सकते हो, एक काइंड ऑफ स्पंज होता है, स्पंज जिसके अंदर आप पानी पास करते हो हार्ड वाटर। तो इस स्पंज के अंदर जो कुछ आयंस होते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में एक दूसरे को। हार्ड वाटर के अंदर के जो कैटायंस होते हैं वो कैटायन इसके अंदर आके चिपक जाते हैं, और इसके जो कैटायंस हैं वो बाहर निकल जाते हैं। समझ पा रहे हो? ओके सर। इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ बेड, यस सर। इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ बेड और स्पंज, ठीक है। सर ये रेजिन को वॉश कैसे करेंगे? हाँ, रेजिन को वॉश कैसे करेंगे? तो बेसिकली जो आयंस उसके अंदर चिपक गए, जो आयंस उसके अंदर चिपक गए, उसको फिर से आप जो है वाटर के थ्रू वॉश कर सकते हो। लार्ज आप एक्सेस क्वांटिटी में पानी डालो तो वो आयंस फिर से अलग अलग हो जाते हैं सारे जो उसके अंदर चिपक गए थे। सर फिर वो वाटर वापस हार्ड नहीं हो जाएगा? नहीं यस नहीं, यहाँ पे तो हम सिर्फ आयंस को, वो क्या बन जाएंगे, वहां पर आपको एसिड्स और बेसिस मिल जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे होता है ये रिएक्शन। मैं आपको सारी रिएक्शंस लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ध्यान देना, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैटायन एक्सचेंजर। ये लास्ट टॉपिक हम आज के लिए डिस्कस करेंगे, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैटायन एक्सचेंजर। तो मान लो हमारे पास कैल्शियम 2+ आयंस थे। अब इसमें मैंने कैटायन एक्सचेंजर डाला, कैटायन एक्सचेंजर क्या था मेरा? RH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बन गया R2Ca, और इसने H+ को बाहर कर दिया, कैटायन से एक्सचेंज हो गए। मान लो अगर हमारे पास होता Mg2+, Mg2+ में हमने डाला RH, तो यहाँ पर क्या हो गया फिर से R2Mg, R2Mg, और क्या हो गया आपके पास 2H+, H+। ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने लिखा रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनायन एक्सचेंजर। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट एनायन एक्सचेंजर। एक चीज यहाँ पर आप नोट करना कि जो पानी बाहर निकला था कैटायन एक्सचेंजर से उसमें H+ आयन ज्यादा थे। तो H+ आयन ज्यादा होने की वजह से वो पानी कैसा था? एसिडिक था इन नेचर। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। कैटायन में, कैटायन में क्या? कैटायन एक्सचेंजर के अंदर जो पानी बाहर निकला दैट वाज ऑफ एसिडिक नेचर।
ठीक है, क्योंकि वहां से H प्लस आयंस बाहर निकले ना ये सारे। अब एनायन एक्सचेंजर की बात करते हैं, तो एनायन एक्सचेंजर के केस में मैंने लिया ROH। अब ROH यहाँ पर एनायंस को एक्सचेंज करता है, तो क्या मिलेगा आपको? RCl प्लस OH माइनस, यहाँ पर OH माइनस आयंस बाहर आ गए। मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया ROH प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया फिर से R2SO4 प्लस 2OH माइनस। सर आर क्या है इधर? R क्या है? R कोई भी एक अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं आप। R कोई भी एक ग्रुप है, नॉट नेसेसरीली अल्काइल, जस्ट कोई भी एक रैंडम ग्रुप है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने लिया NaOH, तो NaOH प्लस Cl माइनस विल गिव मी NaCl और OH माइनस बाहर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब देखो, जो वाटर कैटायन एक्सचेंजर रेजिन से बाहर आया वो एसिडिक था, ठीक है, यस और Yes, sir. जो यस वाटर एनायन एक्सचेंज रेजिन से बाहर आया वो था बेसिक सर। बेसिक। Basic. तो इन दोनों के वाटर जो OH इनलेट दिया जो है। आउटलेट है वो दोनों एक तरह से बाहर Salt. आते हैं, Yes, तो sir. क्या बन जाएगा आपके पास? Salt Salt bond. plus water. सॉल्ट कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये क्या मिल जाएगा आपको? H2. H2O H2. लिक्विड, H2O और ये है वाटर। प्योर वाटर। प्योर वाटर ये आप आसानी से पी सकते हैं, ठीक है। दिस इज ड्रिंकेबल वाटर, फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज, शुद्ध पानी। आरओ का आरओ का पानी नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो सर आप कल, कॉस्टली होगा ना? हाँ कॉस्टली तो रहता है, क्योंकि जो इनका रीजनरेशन प्रोसेस होता है रेजिन्स का वो थोड़ा कॉस्टलियर होता है। तो आप अगर किसी इंडस्ट्रियल प्लांट्स में जाते हैं तो वहां पर आप ये पूरा प्लांट सेटअप देख सकते हैं, एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से हम परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस को ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू। एक चीज और लिख लो आप यहाँ पर, लास्ट पॉइंट, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, द हार्डनेस ऑफ वाटर is measured in terms of the hardness of water is measured in terms of parts per million, parts per million, इसको बोलते हैं ppm, ठीक है। तो जब भी हम हार्डनेस की बात करते हैं, हार्डनेस वी ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। चलिए, so we end here and then next class we'll discuss about some few more compounds of hydrogen. सर ये चैप्टर और कितना बड़ा है? या एक क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सर मतलब कल तक खत्म हो जाएगा? या यस ठीक सर, है। थैंक यू सर। चलो, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. या Thank you, sir.